नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीवाईक्यू स्पेशल में। और हम इसमें पढ़ रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक सीरीज घटना चक्र को। और घटना चक्र में हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं जनन एवं भ्रूणी करता है। जैसे सारे जीव बच्चे पैदा करते हैं, तो हम इंसान हैं, तो हम जिस प्रकार से बच्चे पैदा करते हैं या जनन होता है बच्चों का, बच्चा छोटा होता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन से जनन अंग होते हैं, जो स्त्री होती है उसमें कौन से जनन जनन अंग होते हैं, पुरुष होते हैं उसमें कौन सा जनन अंग होता है, ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, कहाँ पर होती है, मादा जो फीमेल होती है यानी जो लड़की होती है उसके किस अंग में ये प्रक्रिया होती है, कहाँ से स्पर्म निकलता है, यानी मनुष्य में स्पर्म कहाँ पे बनता है। और ये प्रक्रिया जो पूरी होती है इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले नोट्स पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों यानी जो अन्य रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं होते हैं उसी प्रकार मानव भी एक लिंगी होता है, यानी एक ही लिंग होता है, अर्थात नर और मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में जनन अंग और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। यानी प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिसमें मेल फीमेल एक ही जीव में होता है, जैसे केचुआ वगैरह होते हैं तो ये द्विलिंगी होते हैं, लेकिन इंसान जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। पुरुषों में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टेड होते हैं, और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय या ओरीज होते हैं। ये प्रमुख जनन अंग होते हैं। जो मानव निषेचन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनी या ओविडक्ट या कहें फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पर जो शुक्राणु होता है जिसको स्पर्म कहा जाता है, जो मानव से यानी जो मेल से निकलता है, जो पुरुष से निकलता है शुक्राणु, और मादा से निकलता है अंडाणु जिसको मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का फिर द्विगुणन होता है, यानी जाइगोट एक कोशिका होती है, एक कोशिका से ये दो कोशिका में बदल जाती है, 2 से 4 में बदलती है, 4 से 8 में, ऐसे इसका द्विगुणन होता रहता है। फिर एक क्या होता है, एक बड़ा बच्चा जैसे एक मतलब एक बड़ा जीव बन जाता है, वही बच्चे के रूप में बाहर आता है। तो जाइगोट का निर्माण होता है, यानी जब शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है और मादा का जो अंडाणु होता है यानी उसमें निषेचन की क्रिया होती है, यानी ये मादा का जो अंडा होता है या अंडाशय कहें, इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ये ऐसे स्पर्म आ गया, ये इसके अंदर ऐसे घुस जाता है। तो अंडा जब आप खाते हैं, तो अगर उदाहरण के लिए समझे तो जो आप अंडे खाते हैं तो देखे होंगे बीच में ऐसे करके पीला पीला रहता है, तो वैसे ही मानिए कि ये जो स्पर्म होता है ये बाहर से आता है ऐसे और इसके अंदर ऐसे घुस जाता है। तो ये अब बन जाता है, जो अंदर स्पर्म जब चला गया तो इस प्रक्रिया को जो अंडाशय के अंतर्गत अंदर जो स्पर्म जाने की प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक है, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन की क्रिया द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, जो बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट में द्विगुणन होता है और द्विगुणन होता रहता है, इतना होता है कि वो विकसित होकर शिशु का निर्माण हो जाता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद, यानी जैसे ये अंडाशय हो गया, महिला से प्राप्त हो गया, उसके बाद स्पर्म अंदर चला गया, ठीक है, वो ऐसे करके बन गया, अब ये जाइगोट हो गया। अब ये जब निषेचन हो गया, इसके बाद जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह तक होता है। तो ये जितनी बातें हम समझा रहे हैं इसको चलिए आसान भाषा में अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो पूरा सिस्टम होता है, जो जनन का जो रिप्रोडक्शन जिसको सिस्टम कहते हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव हमारे जैसा मानव हो या कोई कुछ जो कशेरुकी जीव होता है अपने जैसे बच्चों को पैदा करता है। तो इसमें क्या होता है, एक जोड़ी जो पुरुष के जनन तंत्र होते हैं और मादा के जनन तंत्र होते हैं। पुरुष में क्या जनन तंत्र होते हैं, पुरुष में क्या होते हैं, ये टेस्टेड होते हैं, ये अंडे की संरचना होती है, लेकिन इसमें पुरुष में क्या कहा जाता है, टेस्टेड कहा जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म की संरचना क्या होती है, ये होता है, ये इसका शीर्ष भाग होता है ऊपर, ये बीच में मध्य भाग होता है, ये पूंछ होती है और इसको शुक्राणु कहा जाता है।
ये बनता कहाँ है? तो ये जो टेस्टेड होते हैं, जो अंडे जैसा दिख रहा है ना, जो टेस्टेड होता है, यहीं पे इसका बनता है। इसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये देखो गोल गोल है, ये बनी हुई है इसके अंदर। इसी में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। शुक्राणु के लिए क्या होता है? पहले शुक्राणु में क्या होता है? देखिए ऐसे बनता है। शुक्राणु में पहले ऐसे होगा, फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनेगी, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी, फिर धीरे से शुक्राणु बन जाएगा, फिर पूरी तरीके से विकसित होकर शुक्राणु बनता है। यानी इसमें भी समय लगता है। ये स्पर्म होता है। अब ये स्पर्म हो गया, यानी कि जो वृषण से मनुष्य के जो जनन तंत्र है, वृषण होते हैं, एक जोड़ी होते हैं यानी दो होते हैं, इनसे जो स्पर्म बनता है, अब ये इधर हो गया स्पर्म। अब ये अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अब इसमें क्या होता है? महिला में जनन तंत्र क्या होते हैं? महिला में जनन तंत्र क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें ये अंडाशय होते हैं। अंडाशय ये होते हैं, ये इसको कहते हैं, यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं इनको अंडाशय कहते हैं। और ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये पूरी जो यहाँ से ऐसे करके आई है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओविडक्ट कहा जाता है। ठीक है, ओविडक्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ पे अंड जनन होता है, यानी अंडा जो बनते हैं फीमेल में, एग बनते हैं, वो यहाँ पे बनते हैं। एग यहाँ से ऐसे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ से जाते हैं, और जो स्पर्म होता है यहाँ से आता है। जब स्पर्म यहाँ से आता है और ये स्पर्म यहाँ से ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये जो एग होता है इसमें ये, जैसे ये मान लीजिए अंडा हो गया, यहाँ पे बन के ये ऐसे आता है, ऐसे करके स्पर्म यहाँ से इधर से आके एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर क्या होता है? इसी तो ये क्या होता है? महिला की ओर से आए हुए, जो महिला की ओर से आए हुए जो अंडे होते हैं या अंडाशय होता है, उसमें जो पुरुष का स्पर्म होता है उसको प्रवेश करने, जो प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब जो ये निषेचन होता है, निषेचन मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये यहाँ से अब महिला की तरफ से एग आए और यहाँ से स्पर्म आए, अब यहीं पे एक हो गए, अब यहीं पे क्या हो गए? वो जुड़ जाएगा। देखिए यहीं पे ये कहीं पे चिपक जाता है, ठीक है, इसको गर्भाशय कहते हैं, यहाँ पे ये चिपक जाता है। अब ये क्या होता है? फिर इसमें द्विगुणन होता है, यानी पहले एक कोशिका होती है, एक से द्वि कोशिका होती है, 2 सेल होते हैं, 2 से 4 सेल होती हैं, 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका होती हैं, फिर ये मोरूला बनता है, फिर ऐसे करके ब्लास्टोसाइट बनता है। यानी अलग अलग ऐसे विभाजन होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे एक पूरा का पूरा एक शरीर बन जाता है, एक बच्चे का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनके माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका नोट्स देखते हैं। आगे का नोट्स देख लेते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु जो स्पर्म होता है पुरुष की तरफ से होता है। शुक्राणु की जो निषेचन क्षमता होती है वो 48 घंटों तक और कभी कभी 72 घंटों तक होती है, सुरक्षित रहती है। जबकि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक जो होता है वो कोशिका, लगभग अंडक कोशिका यानी महिला की तरफ से जो आए हुए एग होते हैं, उनकी जो निषेचन क्षमता होती है लगभग केवल और केवल 12 से 24 घंटों तक ही होती है। यानी पुरुष का जो स्पर्म जाता है, अगर प्रवेश कर गया है महिला के अंतर्गत, तो वो लगभग 48 घंटे तक या 72 घंटे तक, 24 दूनी 48, 48 दूनी 72, यानी कम से कम 4 दिन तक वो अपनी जो निषेचन की क्षमता होती है वो बनाकर रख सकता है, यानी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तब तक नष्ट नहीं होता। लेकिन महिला की तरफ से जो एग आता है उसकी निषेचन क्षमता होती है मात्र 12 से 24 घंटे, खाली 1-2 दिन तक होती है, मतलब एक दिन पूरा होती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। अगला अगर हम बात करें तो निषेचन क्रिया के बाद जो जाइगोट होता है, जिसको युग्मनज कहते हैं, इसमें विभाजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पहले 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कोशिकाएं बनती हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोशिका बहुत ज्यादा आ जाती है तो उसको मोरूला कहते हैं। फिर जो स्थिति आती है तो उसको बोस्टुला कहते हैं। फिर ग्रेस्टुला कहते हैं, यानी जो वो शिशु बनने की, ये जाइगोट बनने के बाद में जो शिशु के विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये चरण होते हैं। आगे चलकर जो द्विगुणन हो रहा है जाइगोट में, तो मोरूला, बोस्टुला और ग्रेस्टुला ये होते हैं। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो जो ग्रेस्टुला होता है, लास्ट वाला होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में होती है। इस दौरान यानी तीसरे सप्ताह में ग्रेस्टुला बनता है। इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों यानी प्रीमोर्डियल जर्मेटिव लेयर्स की स्थापना होती है। इस दौरान जब गैस्टुला होता है तो 3 लेयर बनती है, मतलब 3 तरह की परत बनती है जो भ्रूण होता है, और उसी से फिर अंगों का निर्माण होता है। मानव भ्रूण जो होता है, जो बच्चा अंदर बन रहा है, जो अभी विकसित नहीं हुआ है, तो जो उसको भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण का जो हृदय होता है वो अपने परिवर्धन के 4th से 5th सप्ताह में स्पंदन कम करने लगता है।
स्पंदन का मतलब होता है उसमें पल्स आने लगती है, फूलने लगता है, पचकने लगता है और खून को भेजने लगता है। कब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भ्रूण का जो हृदय होता है वो अपने परिवर्धन के यानी अपने डेवलपमेंट के चौथे से पांचवें सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्ण भ्रूणी अवस्था कहते हैं। गर्भकाल जिस समय निषेचन हो गया हो तो जो पहले के 2 सप्ताह होते हैं उसको पूर्ण भ्रूणी अवस्था या प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, जबकि तीसरे से लेकर 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहा जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं। क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड होता है इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो पीरियड होता है, क्योंकि यह अंगों के विकास का मुख्य समय होता है, यानी भ्रूण विकास काल में अंगों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक एक अंग बन रहे होते हैं, हाथ बन रहे होते हैं, पैर बन रहे होते हैं, लीवर बन रहा होता है, पैंक्रियाज बन रहा होता है, फेफड़े, ये सब तरह तरह के अंग भ्रूण विकास की जो काल होता है उसमें बनते हैं। जबकि तीसरे महीने से लेकर के जन्म के समय तक के काल को भ्रूण काल या फोइटल पीरियड कहते हैं, जिसमें ऊतकों और अंगों का परिपक्वन और शारीरिक वृद्धि होती है, यानी मेच्योर होते हैं, जो अंग बन रहे थे वो अंग मेच्योर होते हैं। अगली बात करें, आप जानते होंगे जैसे किसी भी जानवर का अगर बच्चा जब पैदा हो रहा हो तो आप देखे होंगे वो एक विशेष तरह की पन्नी जैसी, पॉलीथीन जैसी संरचना रहती है, उससे घिरा हुआ रहता है, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है। तो उसी तरह जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, जब पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो भी एक झिल्ली से घिरा रहता है, एक प्लास्टिक जैसी संरचना रहती है, प्लास्टिक नहीं होती है, वो होता है मांस का ही रहते हैं, सजीव चीज रहती है, ठीक है। तो उससे घिरा रहता है और उसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। द्रव को क्या कहते हैं, उल्व या उल्वियान कहते हैं, यानी जो बाहर की परत होती है जो घेरती है उसको उल्व या एमनियोन कहते हैं, और जो उसके अंदर एक तरल भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उल्वी तरल कहा जाता है। ये क्या करता है, जैसे बाहर से किसी वजह से चोट लग गई, धक्का लग गया, रूखापन आ गया, तो इन सभी चीजों से बचाने का काम करता है। बाहर से झटका लग गया, चोट लग गया, तो उससे ये जो उल्व परत होती है, जो झिल्ली जैसी होती है, प्लास्टिक जैसी होती है, मतलब देखने में लगता है रबर, मतलब ऐसी होती है अजीब सी, तो उसके अंदर द्रव भरा रहता है, तो उसी से बच्चा क्या रहता है, नम बना रहता है, भ्रूण बाहरी दबाव से, धक्कों से उसकी सुरक्षा हो पाती है। अगले पॉइंट की बात करें, जरायु या कोरिकान नामक कला गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है, यानी जो बच्चा होता है वो भी तो गैस उत्पादन करेगा, तो गैसीय विनिमय का काम कौन करता है, एक कला होती है, एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, कला मतलब होता है एक झिल्ली जैसी चीज होती है, उसी को कहते हैं। तो जरायु या कोरिकान नामक परत होती है, गैसीय विनिमय का काम करती है। तो अगर पूछा जाएगा जो भ्रूण होता है उसमें गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, तो भ्रूण में गैसीय विनिमय होता है जरायु या कोरिकॉन के द्वारा होता है। अगली बात करें, जबकि अपरा पोशिका या एलंटाई कला भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय में सहयोग करती है, यानी एक अपरा पोशिका या एलेंटाई कला एक कहते हैं, ये झिल्ली होती है, यानी कई तरह की झिल्ली होती हैं जो अलग अलग, यानी कई तरह के बच्चे को घेरे हुए परत रहती हैं, जिनके अलग अलग काम कहते हैं, जिसमें से अपरा पोशिका जो होती है वो भ्रूण के उपापचयी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका एकत्रण करने का काम और गैसीय विनिमय करने में सहयोग करती है। चलिए, इसका नोट्स हो गया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो निषेचन की क्रिया अंड वाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं उसी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब कहां पे है, तो फैलोपियन ट्यूब ये है, इसी में निषेचन की क्रिया यहीं पे हो रही है, यहां से अंडा ऐसे करके आ रहा है, यहां से स्पर्म आ रहा है और दोनों यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे होती है। अगला जो हम क्वेश्चन की अगर बात करें, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ जो शुक्राणु होता है यानी नर युग्मक होता है तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु में निषेचन की क्रिया द्वारा जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित, यानी उसमें द्विगुणन का मतलब होता है जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डबल होती रहती हैं, होता है, द्विगुणन होता है और विकास करके इससे शिशु का निर्माण होता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह होता है, यानी निषेचन के बाद 38 सप्ताह बाद, निषेचन के 38 सप्ताह बाद लगभग बच्चा पैदा हो जाएगा।
मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो कहाँ करता है? डिंब वाहिनी में करता है, डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में। सामान्यतः पुरुष का जो शुक्राणु महिला के डिंब यानी जो एग होता है उसको डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखा रहता है। तो कब तक? 1 से 2 दिनों तक ये सुरक्षित रखा रहता है। जबकि मादा जो होती है, मादा का जो एग होते हैं या वो होते हैं, वो खाली 12 से 24 घंटे तक ही बचे रह सकते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो मादा जनन पथ पर पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता 48 से 72 घंटों तक लगभग सुरक्षित रहती है। यदि इस अवधि में अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता तो उसका अपक्षय हो जाता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है, उसमें पल्स आने लगती है, यानी खून भेजने का काम वो करने लगता है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ से पंचम सप्ताह में पल्सेशन या स्पंदन करने लगता है। भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि इसी में तीसरे से 8वें जो सप्ताह का समय होता है, अंगों का विकास हो रहा होता है। तीसरे महीने से जन्म के समय तक का जो समय होता है उसको भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतकों और अंगों का मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, वो अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, कि वो सूखा न पड़े, उसमें रगड़ न लगे, उसमें चोट न लगे, धक्का न लगे? तो उल्व या उल्वियान नमक कला। कला मतलब होता है एक लेयर जो किसी चीज को घेरती है, उसको लेयर को एक परत होती है, उसी को कला कहा जाता है, झिल्ली जैसी होती है। ठीक है, तो उल्व या उल्वियान में उल्वीय तरल ये भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से इसको सुरक्षित रखने में का मदद करता है। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं वृषण में पाई जाती हैं। वृषण का मतलब होता है जो मानव का टेस्टेड होते हैं, वृषण होते हैं, उसमें सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं ही स्पर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1862 ईस्वी में इटालियन फिजियोलॉजिस्ट एरिक सर्टोली, यानी इन्हीं के नाम पे उसकी कोशिकाओं का भी नाम रख दिया गया। तो इटालियन फिजियोलॉजिस्ट थे एरिक सर्टोली ने इन कोशिकाओं की खोज की थी। सर्टोली कोशिकाएं लूमेन से दूर सूजी नलिकाओं के किनारे पर स्थित होती हैं। इन्हें सहायक अथवा नर्स कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिकों को स्रावित करके शुक्राणु जनन की प्रगति में सहायता करती हैं। इन कोशिकाओं का उत्पादन पुरुष भ्रूण के विकास के समय निर्देशित होता है। तो जिस समय भ्रूण का विकास होता है उसी समय शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं भी बन जाती हैं, उसी हिसाब से वो चलती हैं, उसी हिसाब से निर्देशित हो जाती हैं। तो इन कोशिकाओं का उत्पादन भ्रूण विकास के समय निर्देशित होता है, जब वायु गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण सक्रिय होता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा चैप्टर देख लिया जो जनन एवं भ्रूणी विकास से संबंधित है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पादपों के बारे में। अभी हमने इंसान के बारे में पढ़ लिया कि इंसान में सारी क्रिया जो पाचन होता है, जनन होता है, रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, वो कैसे होते हैं देख लिया। अब हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कैसे प्रजनन होता है, इनमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, इनके बारे में जो सारी कार्य की यानी सारे फंक्शन होते हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।